एसएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारत इनकी हिस्ट्री के एक टॉपिक हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता, अब देखिए बात आती है कि इस सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। पहली बात ये आती है कि यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। और इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई जो कहाँ हुई थी वो हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी, तो सिंधु सभ्यता की जानकारी मैसेज जो था चार्ल्स मैसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया। अब सर्वेक्षण का मतलब है वहां पर जांच पड़ताल की जिसने जेम्स कनिंघम में। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। अब इसे क्या कि जो सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया था, तो जॉन मार्शल थे। इन्होंने जो है इसका नाम क्या था, सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का रखा था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, यानी कि दयाराम साहनी ने की थी इसकी पहली खुदाई। और दयाराम साहनी ने कब की थी, 1921 में इसकी जो है खुदाई करी थी। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। नेक्स्ट बात आती है कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है। देखिए अगर हम बात करें पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में ये फैला हुआ था, तो पूर्व में आलमगीरपुर यानी कि मेरठ के उत्तर प्रदेश के एक जिला है मेरठ, इसमें जो है यहाँ तक फैला हुआ था। लेकिन ये मेरठ कहाँ पर, किस नदी पे अगर पूछा जाए तो ये है हिंडन नदी। तो इस यहाँ पर है। पश्चिम में सुतकांगडोर पाकिस्तान। अगर यहाँ से नदी पूछी जाए, यहाँ नदी कौन सी थी, तो दाशक नदी है। यहाँ है दाशक नदी, ठीक है। मांडा जम्मू कश्मीर किस नदी के, तो ये उत्तर में मांडा पड़ता है चिनाब नदी के किनारे। चिनाब नदी के किनारे की बात आती है यहाँ पे। दक्षिण में है दैमाबाद महाराष्ट्र। तो यहाँ है कौन सी नदी है, परवरा नदी के किनारे की है ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। अब स्थलों की बात की कि भाई कौन कौन से प्रमुख स्थल रहे हैं इसके, कैसे कैसे रहे हैं, तो उनकी हम बात करते हैं। पहला है हड़प्पा। देखिए रावी नदी के किनारे पहले बात करते हैं कि हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में पड़ता है। और इसके खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी थे। 1921 में इन्होंने इसकी खोज करी थी। इसके बाद जो है यहाँ से बात आती है कि भाई यहाँ से जो है क्या क्या मिला है, खुदाई के दौरान यहाँ से क्या क्या मिला है। तो देखिए यहाँ से अन्नागार, लाल बलुआ पत्थर से निर्माणों का धड़, पत्थर से बने लिंग और योनि के प्रतीक, चित्रित मर्दभांड, कब्रिस्तान R37, गेहूं जौ के दाने, पीतल की इक्का गाड़ी, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा जिसे उर्वरकता की देवी भी माना जाता है, पासा आदि। ये सब जो है कहाँ से मिले हैं, जो है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से मिले हैं। अच्छा दूसरी बात है कि रावी नदी के तट पर कहाँ, कौन से जिले में, तो एक आता है कि भाई जो दयाराम साहनी ने जो रावी नदी की तट पर पाकिस्तान में जो की थी, तो माउंट गोमरी में स्थित है। यहाँ माउंट गोमरी, तो ये माउंट गोमरी में स्थित है, ठीक है। अब आता है दूसरा मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान में, ये भी पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन किस नदी के किनारे, सिंधु नदी से के किनारे। तो इसकी खोजकर्ता कौन थे, इसकी खोजकर्ता थे रखलदास बनर्जी। 1922 में इन्होंने खोज करी थी, ठीक है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य क्या थे, देखिए पहला आता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल ये प्राप्त हुआ है यहाँ से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। ये पूर्व सावधान विशाल स्नानागार इस सभ्यता का सबसे बड़ा भवन था। पशुपति की मोहर, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, मिट्टी का तराजू, सूती कपड़ा, माता देवी की मूर्ति आदि, ये सब यहाँ से प्राप्त हुए, ठीक है। लेकिन बात आती है कि भैया पाकिस्तान में कहाँ स्थित है ये, तो ये तो सिंधु नदी के तट पर था, ठीक है। दूसरा किस जिले में स्थित है, तो एक जिला आता है लरकाना। किस जिले में, लरकाना, तो लरकाना जिले में ये स्थित था, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ एक मर्द को, ये समाधान का मतलब है यहाँ एक जो है ना सिंधु सभ्यता में क्या था कि जो है यहाँ मर्द को का एक बहुत बड़ा टीला मिला था, ठीक है। इसमें एक
बात आती है कि यहाँ सबसे बड़ा जो टीला मिला किसका था, मर्तों का टीला जैसा बोला जाता है, कहाँ मिला, मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है, बात आगे चलती है इसकी चौहंदड़ो की। चौहंदड़ो भी पाकिस्तान में, ये भी सिंधु नदी के किनारे, और इसकी जो खोज की थी 1931 में NG मजूमदार ने करी थी इसकी। ठीक है, किसने, NG मजूमदार ने। कब करी, 1931 में करी थी। ठीक है, और यहां से क्या क्या मिला है, दवात मिली है, लिपस्टिक, धातुकार, शैल आभूषण निर्माता और मनका निर्माता, ईंट पर कुत्ते बिल्ली के पदचिन्ह, मिट्टी की बैलगाड़ी, कांसे की खिलौना गाड़ी आदि, ये सब मिले हैं। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे जो है कुछ सुई भी मिली है, अलंकृत ईंटें भी मिली हैं, कोई गुड़िया भी मिली है, शीशा भी मिला है। ठीक है, कुछ मनके भी मिले हैं, ये सब चीजें मिले हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका लोथल। ये लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, और किस नदी के किनारे पड़ता है, तो भैया ये पड़ता है भोगवा नदी के किनारे। इसकी खोजकर्ता कौन थे, रंगनाथ राव। 1957 में इसकी खोज की गई थी। यहाँ से महत्वपूर्ण जो चीजें मिली है, तो महत्वपूर्ण समुद्री जो है व्यापारिक स्थल प्राप्त हुए यहाँ से, सावधान स्थल, गोंदीबाड़ा, अन्नागार, चावल की भूसी, युगल सावधान, स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने की। युगल सावधान का मतलब है जहाँ मिट्टी में दफनाए गए कब्रें मिली है, तो स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाया जाता है आदि, ये सब मिली है। नेक्स्ट है सूरकोतड़ा। ये कहाँ है, स्थल है गुजरात में ही पाया जाता है। किस नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे। इसकी खोज कौन किसने की थी, गणपति जोशी ने 1964 में करी थी भाई। ठीक है, यहाँ से प्राप्त साक्ष्य क्या करे, एकमात्र स्थल जहां घोड़े के अवशेष पाए गए, यानी कि अगर पूछा जाए कि एक ऐसे कौन सा स्थान है जहां से घोड़े के अवशेष मिले, तो सूरकोटड़ा। कहाँ है ये, गुजरात में। किस नदी के किनारे था, सरस्वती नदी के। खोजकर्ता कौन थे, जगपति जोशी। कब करी, 1964 में। तो एकमात्र स्थल जहां घोड़े के अवशेष पाए गए, तो अंडाकार कब्र मिली है, कलश के साथ सावधान आदि मिले। इनकी जब किसी आदमी को दफनाया, मृत्यु के बाद दफनाया जाता था, तो उसमें कलश उसके साथ दबा देते थे, तो वहां से ये अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है भैया, ये भी राजस्थान में है। ठीक है, सो राजस्थान में है ये, और किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। और इसकी खोज करते कौन, एक घोष। 1953 में इन्होंने इसकी खोज करी थी। यहाँ से कौन कौन सी चीजें मिली है, चूड़ी, कारखाना, जुता हुआ खेत, ऊंट की हड्डियां, अग्निवेदी, ये यहाँ से प्राप्त हुए। नेक्स्ट आता है बनावली। ये कहाँ है, हरियाणा में है, और किस नदी के, रंगोई। और इसके खोजकर्ता कौन थे, RS बिस्ट। 1973 में इन्होंने खोजा। क्या क्या मिले हैं, अंडाकार बस्तियां, व्यवस्थित जल निकास प्रणाली का अभाव, जौ के दाने, लापिस लजुली, अग्निवेदिका, सीधी सड़कों वाला एकमात्र शहर है। नेक्स्ट है राखीगढ़ी, हरियाणा। यहाँ से क्या किस नदी के, घग्गर नदी के किनारे। किस खोजकर्ता कौन थे, सूरजभान। 1969 में उन्होंने इसकी खोज करी। और प्राप्त साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है ये। अन्न भंडार, कब्रिस्तान, नालिया, टेराकोटा, ईंटें आदि, ये सब प्राप्त हुए। नेक्स्ट है रोपड़। ये पंजाब में है। किस नदी के किनारे है, सतलज। और इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। 1953 में यहाँ मिले प्राप्त साक्ष्य क्या थे, कुत्ते के मानव के साथ अंडाकार गड्ढे में दफनाया जाना, तांबे की कुल्हाड़ी, स्वतंत्रता के बाद खुदाई किया जाने वाला पहला स्थल था ये। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ये हिंडन नदी के किनारे। यज्ञदत्त शर्मा 1958 में। टूटे हुए तांबे के ब्लेड, सिरेमिक की बनी वस्तुएं और एक गड्ढे में कपड़े की छाप, ये प्राप्त हुई है। दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में, परवर नदी के किनारे। S.A. साली 1974-79 में इन्होंने इसकी यहाँ से कुछ चीजें खोज करते थे, कुछ चीजें खोजी थी। और यहाँ से मिला क्या कहता, कांस्य चित्र, यानी कि रथी के साथ रथ, बैल, हाथी और गैंडे, ये सब यहाँ से मिला था। अब नेक्स्ट आती है कि हड़प्पा सभ्यता महत्वपूर्ण क्यों थी, इसकी विशेषता कितनी महत्वपूर्ण, इसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषता रही जो इतनी चर्चा में रहती है ये। तो इसमें नियोजित शहर और संरचना पर बात करेंगे पहले। तो शहर एक आयताकार ग्रिड पद्धति में था। ग्रिड पद्धति क्या होती है, जहाँ मकान बने होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर काट रहे होते हैं, इस तरह से मकान बने होते हैं, और ये मकान एक लाइन में होते हैं सीधे। ठीक है, और जो गलियां होती हैं, चौड़ी होती हैं, ये सब एक दूसरे को समकोण पर काट रहे होते हैं। ठीक है, जहां सड़कें समकोण पर काटती है। जिप्सम मोर्टार समकालीन मिस्र में सूखे हुए ईंटों का उपयोग किया गया था।
के साथ पकी हुई ईंटों की मिट्टी के ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। ईंटों का जो अनुपात था वो 4:2:1 था। 4:2:1 का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये था। हड़प्पा सभ्यता के शहर सामान्यतः दो भागों में विभाजित थे। प्रथम दुर्गीकृत था जिसमें शासक वर्ग निवास करते थे और दूसरा अदुर्गीकृत जिसमें अन्य वर्गों का निवास होता था। नेक्स्ट है, अधिकतर इमारतों में निजी कुएं और हवादार स्नानागार थे, यानी कि जो जहां व्यक्ति नहाते थे उसमें हवा पास होती थी, इस तरह के जो है स्नानागार बनाए हुए थे। इस सभ्यता में मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता के विपरीत मंदिर या महलों जैसी बड़ी बड़ी स्मारक संरचना नहीं पाई गई है। उन्नत जल निकासी प्रणाली भी यहाँ मौजूद थी। उन्नत जल निकासी यानी कि जो पानी नालियों में बहता था तो वो पानी भी बड़ी किस्म का था कि बड़ी मतलब कि जो एक तरह से विशेष तरीके का था कि जो रुकता नहीं था कहीं नालियों में पानी और सीधे बाहर निकल जाता था। तो जल निकास था उन्नत किस्म का था। ठीक है, अब कृषि की बात करते हैं तो सैंधववासी कुल 9 फसलों का उत्पादन करते थे। कितनी फसलों का? 9 फसलों का उत्पादन करते थे। मुख्य फसलें कौन थी? गेहूं और जौ, ये मुख्य फसलें थी। अन्य फसलों में क्या क्या आता था? सरसों, तिल, कपास, राई, मटर आदि, ये जो है अन्य फसलें थी। टोटल 9 फसलें थी, लेकिन जो जौ और गेहूं जो मुख्य फसलें थी, अन्य जो फसलें थी सरसों, तिल, कपास, राई और मटर। इसीलिए जो है ना कई इसके इस नाम पर जो है सिंडन नाम भी दिया था, क्योंकि यहाँ ज्यादा उत्पादन कपास की वजह से इसका नाम सिंडन भी नाम रखा गया था। ठीक है, केवल लोथल औरंगपुर गुजरात से ही चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वप्रथम कपास उत्पादन इसी क्षेत्र में किया गया था, इसलिए यूनानियों ने इस क्षेत्र को सिंडन नाम से भी संबोधित किया। नेक्स्ट है, जानवरों को मध्य से लकड़ी के हल के द्वारा खेतों को भी जोता जाता था। जब खेत जो भाते थे फसल बोने के लिए तो उसमें हल चलाया जाता था, और हल की लकड़ी का होता था किसकी? जानवरों की मदद से, जो पालतू जानवर थे उनकी मदद से जो है उसको खेतों को जोतते थे। पर्याप्त खाद्यान्न और अनाज उत्पादन के कारण किसानों से कर प्राप्त किए गए और मेसोपोटामिया की तरह मजदूरी और आपात परिस्थितियों के लिए अन्न को अन्नागार में भंडारित किया गया। मतलब कि कर के रूप में वहाँ के जो कोई राजा होगा या फिर कोई भी होगा जो बड़ा शासक होगा, तो उसने क्या किया? कर के रूप में क्या लिया? उनसे अनाज लेता था और उसको भंडार करते थे, उसे बोलते था अन्नागार, जहाँ इकट्ठा होता था। और वो रखा गया था आपातकालीन स्थिति के कारण। ये भी जब भी आपातकाल आएगा तो यहाँ से इसमें जो अन्न भंडार है यहाँ से हम पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जानवरों को पालतू बनाना। अब इन्होंने एक कला और थी इनकी, जानवरों को भी पालतू बनाना सीख लिया, क्योंकि पहले अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की तो उसमें क्या है, आदमी घुमंतु किस्म का था, लेकिन है ना, और जो है इधर उधर घूमकर अपना पेट पालता था। लेकिन यहाँ तो उसने जो है घर वर बसा लिए थे, तो यहाँ जानवरों को भी पालतू बनाया। इसने किसको? बैलों को, भैंसों को, बकरियों, भेड़, सुअर, कुत्तों, बिल्ली, गधे और ऊंटों को पालतू बनाया। एक कुबड़ वाला बैल हड़प्पा वासियों का प्रिय पशु था। यह अशुभ केंद्र सभ्यता नहीं थी, लेकिन सुरकोतड़ा और लोथल से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए। ये शेर से परिचित नहीं थे, लेकिन ये जो है हाथी और गैंडे से परिचित थे। गैंडा के साक्ष्य आमरी से प्राप्त हुआ है। अगर ये क्वेश्चन पूछा है गैंडा के साक्ष्य कहां से मिले, तो आमरी से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिकी और शिल्प। तो यह भारत में प्रथम नगरीकरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, दूसरे, पत्थर का प्रयोग प्रचलन में था। पत्थर से तो ये परिचित थे, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से कांस्य का भी ज्ञान नहीं था। कांस्य जो धातु थी इसका भी ज्ञान नहीं था। कभी कभी टीन के बजाय तांबे के साथ जो आर्सेनिक और मिश्रित किया जाता, आर्सेनिक को मिश्रित करके जब नई धातु का इस्तेमाल करते थे। ये लोहों से परिचित नहीं थे, वे पहिए के उपयोग से परिचित थे। पहिए का उपयोग अच्छे से जानते थे, और पहिए का प्रयोग जो है चाक के रूप में भी किया था। महत्वपूर्ण शिल्प क्या है? ईंट बनाना, नाव बनाना, मोहर बनाना, मर्द भांडों का निर्माण। कुंभकार का चाक या पहिया, मतलब कि जो ये मिट्टी के बर्तन बनाते थे उसमें तो चाक भी बनाते थे, या फिर कहते हैं चाक की जगह पहिए का इस्तेमाल कर लेते थे, उस पर जो है ये मर्द भांड बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। स्वर्णकार, मनका बनाना, ये सब क्या थे? इनकी महत्वपूर्ण शिल्पकला थी। अब है व्यापार और वाणिज्य। व्यापार कैसा था, वाणिज्य कैसा कैसा रहा है? तो सिंधु वासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि व उद्योग था। किसका? सिंधु वासियों का। तो अगली क्वेश्चन आता है कि सिंधु वासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, ठीक है, और कृषि और उद्योग, ये जो है इनके मुख्य व्यवसाय थे। वस्त्र उद्योग इनका प्रमुख उद्योग था, जिसका प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो था। ये सूती एवं ऊनी वस्त्रों को प्रयोग करते थे।
व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। जो व्यापार था वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु को लेना, ये प्रणाली थी। तो व्यापार वस्तु विनिमय पर प्रणाली आधारित थी। नेक्स्ट है कि विनिमय बाटों के द्वारा नियंत्रित थे। विनिमय बाटों के द्वारा कुछ बाट बनाए गए थे, जो कच्चे बाट होते थे उनसे ही जो है नियंत्रण थे, जो कि चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये बाट तोल में 16 या उसके आवर्त करो जैसे 16, 64, 160, 320, 640 में होते थे। नेक्स्ट है व्यापारिक वस्तुओं पर शिल्पियों व व्यापारी द्वारा अपने मोहर की छाप लगाने की प्रथा थी। इस तरह की मोहर लोथल से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो को प्राप्त मोहर पर नाव के चित्रांकन थे। इससे अनुमान होता था कि सिंधुवासी बाह्य व्यापार वाली नावों का उपयोग करते थे, मतलब कि दूसरे देशों में व्यापार कर जाते थे तो किसका, नाव से जाते थे, नाव से का उपयोग करते थे वे। सिंधु सभ्यता में पौध निर्माण एवं नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त गोदीबाड़ा के साक्ष्य से होती है, जो कि समुद्र पारीय व्यापार के पड़ाव के रूप में स्थिर बंदर का था। अब है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया क्या है? इराक में। इराक से व्यापारिक संपर्क स्थल व समुद्री दोनों मार्गों से था। सिंधु सभ्यता एवं मेसोपोटामिया के बीच होने वाले स्थलीय व्यापार में मध्यवर्ती की भूमिका में अफगानिस्तान एवं ईरान था, जबकि जलमार्ग में होने वाले व्यापार में मध्यवर्ती की भूमिका में बेहतरीन द्वीप फारस की खाड़ी था। नेक्स्ट है व्यापार एवं वाणिज्य की लिपि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः सिंधवासियों को लिपि का ज्ञान था। यह लिपि मुख्यतः चित्रलेखात्मक तथा गोमुद्रिका पद्धति पर आधारित थी। इस लिपि में एक पंक्ति में बाएं से दाएं और फिर अगली पंक्ति में दाएं से बाएं लिखा जाता था। इस लिपि में कुल मिलाकर 375 से 400 तक चित्राक्षर प्राप्त हुए हैं, लेकिन यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। व्यापार मोहरों एक समान लिपि विनियमित भार और मानक द्वारा समर्थित था। यह सभ्यता अंतर क्षेत्रीय व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार में संलग्न थे। सुमेरियन ग्रंथ मेलुवाह के साथ व्यापारिक संबंध का उल्लेख करते हैं। यह नाम प्राचीन काल में सिंधु क्षेत्र को दिया गया था और दो मध्यवर्ती व्यापारिक स्थलों दिलमून बहरीन और मानक मकरान तत्व का उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट है परिवहन के लिए नावों और बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसका, नावों और बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से व्यापार किया जाता था। एक वस्तु दे दी, दूसरी वस्तु ले ली तो माध्यम हो गया। आयात सोना चांदी व्यापार टीन और लाजवर्द का ये आयात करते थे। निर्यात किस किस का होता था, कृषि उत्पाद का, कपास निर्मित वस्तुएं, टेराकोटा की मूर्तियां, चौहंदड़ू के सीमन के, लोथल से कौच सैल, हाथीदांत की वस्तुएं, तांबा आदि, इन वस्तुओं का निर्यात होता था। अब सामाजिक संस्था कैसी रही है इनकी। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी। किसकी, इनका पूछा जाए कि सैंधव सभ्यता में किसकी पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा होती थी। यही हड़प्पा सभ्यता में किस देवी की पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा होती थी, जिससे स्पष्ट होता है कि सैंधवकालीन समाज मातृ सत्तात्मक था। तो मातृ जहाँ पितृसत्तात्मक एक मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक जहाँ पितृ प्रधान होता है, पिता प्रधान होता है, पिता की वंश चलता है, उसे तो पितृ प्रधान बोलते हैं, है ना। जहाँ माता का नाम चलता है उसे मातृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ है सप्त सैंधवकालीन समाज के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, शाकाहारी भी थे कुछ लोग और कुछ मांसाहारी थे। शहरी बस्ती में पदानुक्रम व्यवस्था थी। व्यापारी और पुजारी इस काल के महत्वपूर्ण वर्ग थे। एक तो व्यापारी को मानते ज्यादा और एक पुजारी को। ठीक है, तो हड़प्पा के लोग फैशन के प्रति जागरूक थे। फैशन में भी सर्वोपरि रहा उनका स्थान। कैसे अलग अलग तरह के केस सज्जा और दाढ़ी रखना लोकप्रिय था। सौंदर्य प्रसाधन में सिंदूर, लिपस्टिक और काजल का उपयोग आम था। पुरुष एवं महिला दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। उस समय के लोग जो थे, पुरुष भी आभूषण पहनते थे और महिला भी, दोनों आभूषणों का प्रयोग करते थे। ठीक है, हड़प्पा के लोग जो है फैशन के प्रति जागरूक थे। अलग अलग तरह के केस सज्जा जैसे दाढ़ी रखना लोकप्रिय था। सौंदर्य प्रसाधन, सिंदूर, लिपस्टिक और काजल का प्रयोग आम था। पुरुष एवं महिला दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। हार पट्टी का बावजूद और अंगूठी पुरुषों और महिला दोनों के द्वारा पहनी जाती थी। हार गले में पहना जाता, पट्टी का बाजूबंद हाथों में जो हाथों के जो कलाइयों में बांधते थे, और अंगूठी पुरुष और महिला दोनों के द्वारा पहनी, ये कॉमन थी जो दोनों पहनते। लेकिन चूड़ियां, कमरबंद, पायल, कान की बाली केवल महिलाओं द्वारा पहनी जाती थी।
मन के सोने, तांबे, कांस्य, कार्नेलियन, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी, लाजवर्द आदि से बनाए जाते थे। जो मन के थे इनसे बनाए थे, सोने, चांदी, तांबा, कांस्य। ठीक है। मछली पकड़ना, शिकार करना और बैल की लड़ाई उनके मनोरंजक खेल थे। अगर बात करें भी इंजॉय की, वो कैसे कैसे इंजॉय करते थे, कैसे कैसे अपने टाइम को पास करते थे, या उनका कहते हैं कि मनोरंजन का साधन क्या था। आज तो बहुत सारे मनोरंजन के साधन है। तो उस समय क्या था, मछली पकड़ना, दूसरा शिकार करना, बैलों की लड़ाई, ये क्या थे, मनोरंजन के खेल थे इनके। अब है राजनीति। तो देखिए, सैंधव सभ्यता में राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव था। तो इस पर अभाव था मतलब राजनीति के इतने संगठन नहीं मिलते वहां, इसका अभाव था। क्योंकि एक संगठित बल या सेना कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले, इसके इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इसके साक्ष्य नहीं मिले अभी तक। अगर साक्ष्य मिले तो पता चल जाएगा कि उस समय पे राजनीति होती थी या नहीं थी, लेकिन साक्ष्य नहीं मिले, अभाव है साक्ष्यों का, तो इस वजह से कहा नहीं जा सकता। तो केंद्रीय प्राधिकरण की संस्कृति के एकीकरण में योगदान देता था। हड़प्पा में पुरोहित शासक नहीं थे, जो पुरोहित होते थे ये शासक नहीं थे, जैसे कि निचले मेसोपोटामिया के शहरों में था, लेकिन संभवतः व्यापारियों के एक वर्ग द्वारा शासित था। मतलब कि जो वर्ग शासन करता था वो व्यापारियों को कोई बड़ा वर्ग रहा होगा जो शासन करता होगा। नेक्स्ट है धार्मिक परंपराएं। तो सैंधव नगर की खुदाई से मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, कोई भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, कोई सबूत नहीं मिले कि मंदिर रहे होंगे। लेकिन मोहर में 3 सिंह वाले पशुपति शिव को एक योगिक में के बैठने की मुद्रा में दर्शाया गया है। मोहर के 3 सिंह वाले पशुपति शिव को एक योगी के बैठने की मुद्रा में दर्शाया गया है। एक मोहर मिली है जिस पर सिंह वाला एक पशुपति शिव दिखाया गया है और वो बैठने की मुद्रा में है, जो हाथी, बाघ और गैंडे के घेरे में, और उनके सिंहासन के नीचे एक भैंसा है तथा उनके पैर के पास 2 हिरन है। लिंग और योनि की पूजा व्यापक रूप से की जाती थी। ऋग्वेद में गैर आर्यों को लिंग या उपासक कहा गया है। ऋग्वेद में गैर आर्यों को लिंग का उपासक कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो उर्वरकता देवी का सूचक है। इस सभ्यता की प्रमुख देवी मातृ देवी थी। इनके द्वारा अग्नि की भी पूजा की जाती थी। सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्षों, उदाहरणतः सब पीपल की पूजा करते और जानवरों में गेंडा, कुबड़ वाले बैल आदि की पूजा करते थे। तो अगर बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग किस की पूजा करते थे, वृक्ष में पीपल की और जानवरों में गेंडा, कुबड़ वाला बैल, इनकी पूजा करते थे। हड़प्पावासी भूत और बुरी ताकतों में विश्वास करते थे और इसलिए उन्होंने ताबीज का भी प्रयोग किया। मर्दभांड, मिट्टी के बर्तन। चित्रित मर्दभांड की तुलना में सादे मर्दभांड आम थे और ये प्राय लाल मिट्टी के बने होते थे और आमतौर पर मजबूत और अच्छी तरह से पके होते थे। नेक्स्ट है कि चित्रित मर्दभांड को लाल और काले मर्दभांडों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि को चित्रित करने के लिए लाल रंग का प्रयोग तथा डिजाइन और आकृति बनाने के लिए चमकदार काले रंग का प्रयोग किया जाता था। पेड़, पक्षी, जानवरों की आकृतियां और ज्यामितीय पैटर्न चित्रों के प्रमुख विषय थे। अधिकांश मर्दभांड चाक द्वारा निर्मित थे। दुर्लभ रंग बिरंग मर्दभांड लाल, काले, हरे और कभी कभी सफेद और पीले रंग के ज्यामितीय पैटर्न पाए गए हैं। नेक्स्ट है मोहरे। अधिकांश मोहरे वर्गाकार 2x2 वर्ग इंच है, जो सामान्यतः सेलखड़ी से निर्मित है। नेक्स्ट है मोहरों में एक तरफ एक जानवर, गाय नहीं या मानव आकृति और दूसरी तरफ एक अभिलेख या दोनों तरफ अभिलेख होते थे। मोहरों का उपयोग पहचान के रूप में मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। शैक्षिक उद्देश्य के लिए भी इनका उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट है स्वास्तिक के समान चिन्ह वाली मोहर भी मिली है। प्रकार कैसा, वर्गाकार या आयताकार। इसका प्रकार था, ये तो वर्गाकार था या आयताकार था। नेक्स्ट है कला। कांसे की ढलाई। तो लास्ट वेक्स तकनीक का उपयोग व्यापक पैमाने पर किया जाता था। एक जो है तकनीक थी लास्ट वेक्स, इसका प्रयोग करते थे। मुख्य रूप से मानव और पशु की मूर्तियां पाई गई हैं। उदाहरण है नर्तकी की मूर्ति जो त्रिभंग नृत्य मुद्रा में खड़ी है। पत्थर की मूर्तियां, दाढ़ी वाला व्यक्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त तथा सेलखड़ी से निर्मित, इसकी व्याख्या एक पुजारी के रूप में की गई है। नेक्स्ट लाल बलुआ पत्थर, पुरुष धड़ की आकृति हड़प्पा से प्राप्त तथा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हुई है। नेक्स्ट है टेराकोटा आकृतियां, कम संख्या में प्राप्त हुई है। उदाहरण मातृ देवी, सिंह वाले देवता का मुखौटा, खिलौना आदि इनकी जो है
टेराकोटा आकृतियां मिली हैं जिनकी संख्या कम मिली है। संवधान प्रणाली यानी कि जो हम सबको दफनाते थे, इस सभ्यता में मृतकों के अंतिम संस्कार की 3 प्रणालियां मिलती है। पहला है पूर्व संवधान, मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा रही है। आंशिक संवधान, इसमें पशु पक्षी और खाने के बाद बचे शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। और दाह संस्कार, मृतकों को जलाने की परंपरा थी। जो 3 तरह से ये परंपरा रही है हड़प्पा सभ्यता में मनुष्य को दफनाने की यानी अंतिम संस्कार की। पहला है पूर्व संवधान, आंशिक संवधान और दाह संस्कार। पूर्व संवधान में मृतकों को कब्र में दफना दिया जाता पूरा का पूरा। आंशिक संवधान में इसमें पशु पक्षियों को पहले मरने के बाद आदमी को कहीं भी टांग दिया था या छोड़ दिया जाता था, और जो पशु पक्षी खा लेते उसके बाद जो शेष अवशेष बच गए उसको दफनाते थे। और जैसे दाह संस्कार, मृतकों को मरने के बाद ना किसी भी शरीर को जलाने की भी परंपरा थी। नेक्स्ट है पतन। अब इसका पतन कैसे हुआ? सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में अपने अपने लोगों के कई मत रहे हैं। जैसे 2000 ईसा पूर्व के बाद सिंधु सभ्यता गिरावट आई और धीरे धीरे इसका पतन हो गया। संभावित कारण क्या था? मिट्टी की उर्वरता में कमी, भूमि में अवसाद का जमना, आर्यों का आक्रमण, व्यापार में गिरावट, बाढ़, भूकंप आदि, ये जो है इसके कारण माने गए हैं कि ये कारण हो सकते हैं इसके पतन के। ये संभावित कारण थे। सबसे स्वीकार्य कारण पारिस्थितिक असंतुलन को माना गया है कि भाई जो है प्रकृति के कोई तापमान में गिरावट आई होगी, कुछ ना कुछ इस तरह का रीजन रहा होगा, तो या बाढ़ आ गई होगी, तो इस तरह से जो है इसका सभ्यता का पतन हुआ है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का अपना अपना मत रहे हैं, तो उन पर चर्चा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण इतिहासकार कौन कौन रहे हैं? बाढ़ का जो प्रमाण दे रहा है कि मार्शल मैकी, SR राव, इन्होंने जो है कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता थी इसका पतन किससे हुआ? बाढ़ से हुआ है, बाढ़ आई होगी और इसका पतन हो गया। जबकि भूकंप के लिए जो प्रमाण दिए हैं जॉन मार्शल ने दिए, कि जॉन मार्शल ने कहा कि नहीं, बाढ़ से नहीं, इसका जो सभ्यता का जो पतन हुआ है भूकंप के हुआ है, कि भूकंप आया होगा और भूकंप के अनुसार उसमें ये इसका पतन हो गया। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी असंतुलन, यानी कि तापमान अधिक हो गया, और गर्मी अधिक पड़ी होगी, और ठंड अधिक पड़ी होगी, आंधी तूफान, कुछ भी इस तरह का पारिस्थितिकी असंतुलन बना होगा और जिसके कारण इस सभ्यता का जो है पतन हुआ। ये जो प्रमाण दिया है वो फेयर सर्विस ने दिया है। जबकि भूतात्विक परिवर्तन जो है किसका कहना है कि भाई भूतात्विक परिवर्तन MR साहनी ने कहा है कि भैया भूतात्विक परिवर्तन हुआ है जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया है। जबकि हीलर, गॉर्डन चाइल्ड, इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, ये कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण कारण लग रहा है वो क्या है कि विदेशी आक्रमण हुआ होगा। क्यों हुआ होगा? लूट खसोट की वजह से हुआ होगा कि लोग इतने फैशन करते थे, है ना, चांदी सोना, इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाते थे, तो दूसरे देश को इसमें लालच आ गया होगा और उन्होंने इस पर आक्रमण कर दिया होगा सभ्यता पे। उस सभ्यता पे जब आक्रमण किया तो हो सकता है कि पूरी सभ्यता को खत्म कर दिया गया हो, इस वजह से इसका पतन हुआ है। तो अपने अपने मत रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारा ये टॉपिक भी फिनिश हो जाता है। आशा करूंगा कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया करें लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।